बेटा आज हम सेक्शन सी डिस्कस करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर स्टैंडर्ड पेपर का, जिसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, गोलाकार खोल यानी स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल की आंतरिक और बाहरी त्रिज्या आपको दी हुई है। इसका मतलब इस आपको अंदाजा मिल गया है कि शेल के अंदर दो त्रिज्याएं होती हैं। ठीक है, एक 3 है, एक 5 है। इसे पिघलाकर 14 सेंटीमीटर व्यास के ठोस बेलन में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले स्फेरिकल शेल होती कैसी है? स्फेरिकल शेल ऐसे होती है। ठीक है, इसके अंदर दो त्रिज्याएं होती है। एक ये त्रिज्या हो गई छोटे सर्कल की, और एक ये बड़ी त्रिज्या हो गई बड़े सर्कल की। जैसे आप मान लीजिए कोई पाइप है या कटोरा है, तो उसकी मोटाई है ये इतनी मोटी। वैसे तो हमारे घर में जो कटोरियाँ होती है उसमें तो किनारे बहुत पतले होते हैं, बट मान लो वो बहुत थोड़ा मोटा है, तो उसमें आपको फिर दो त्रिज्याएं आप आराम से देख सकते हो, एक अंदर वाले सर्कल की और एक बाहर वाले सर्कल की। ठीक है, तो इसको पिघलाकर ये आपका गोलाकार खोल है, स्फेरिकल शेल है। इसको पिघलाकर एक बेलन बनाया है। तो आपको बताया है कि जब भी एक शेप को पिघलाकर तोड़ मरोड़ कर दूसरी शेप बनाई जाती है तो उसमें आयतन बराबर रखते हैं। तो हम इस खोल का आयतन बराबर रखेंगे किसके? बेलन के आयतन के। अब ये जो खोल है वो स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? क्योंकि इसमें दो त्रिज्याएं हैं और ये गोलाकार है। गोलाकार खोल है। बेलनाकार खोल होती तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला लगता, गोलाकार खोल है तो गोले के आयतन का फॉर्मूला लगेगा। अब वैसे तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पर यहाँ पर हम दो त्रिज्याएं लेंगे। जैसे आपने पहले पढ़ा है छोटी क्लासेस में, दो वृत्त होते हैं और हमें अगर ये वाला क्षेत्रफल निकालना है सिर्फ, तो हम क्या करते हैं? बड़े सर्कल के क्षेत्रफल में से छोटे सर्कल का क्षेत्रफल माइनस कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम बड़े गोले के आयतन में से छोटे गोले का आयतन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर 4 पाई/3 तो कॉमन आ जाएगा, तो रह क्या जाएगा? आर क्यूब माइनस आर क्यूब। इस तरफ हमने फिर अब दूसरा 1 लगा दिया आर के साथ, क्योंकि बेलन की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के समान थोड़ी होगी जो हम सेम चर यूज करें। और एच। अब यहाँ पर बड़ी आर, जो बड़ी त्रिज्या है वो 5 थी, जो छोटी त्रिज्या है वो 3 थी, वो वैल्यू पुट कर दी हमने। दोनों तरफ पाई से पाई कट जाएगा। इस पाई को मैं इस तरफ लाऊंगी तो नीचे आएगा, तो वो कट जाएगा। यहाँ हमें त्रिज्या दी हुई है बेलन की आर, जो है वो 7 दी हुई है, तो 7 गुणा 7 गुणा एच। यहाँ अब हम इसको हल करेंगे। 125 में से 27 गए 98, यहाँ 49 गुणा हो रहा था तो दूसरी तरफ भाग में आ गया। ठीक है, तो क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच गया 4 दूनी 8/3, तो एच आ गया हमारा 8/3। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर आपको व्यास 14 दिया था तो त्रिज्या 7 हो गई। दूसरा, जब भी एक आकृति को ठोस को पिघलाकर दूसरी बनती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में h + r। तो 2πr 7 थी बेलन के, और h जो है वो 8/3 आया है, r जो है वो 7 आया है। h + r लिखो या r + h लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने क्या किया? ये वाला 7 इससे कट गया, इसका लिया एलसीएम। 1 और 3 का एलसीएम 3। 3 को 1 से भाग करेंगे 3 ही आएगा, और 3 से 21। 3 को 3 से भाग किया 1, और 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8। फिर हमने इसको जोड़ा, इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 से भाग किया तो ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन बेटा आप सैम्पल पेपर से देख लेना, क्योंकि मैंने पूरे नहीं लिखे। सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, और वृत्त को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा अंतरित कोण, यानी इन दोनों कोणों का संपूरक होता है। एक दो तरह के कोण पढ़े हैं आपने छोटी क्लासेस में, एक पूरक होता है, एक संपूरक होता है। पूरक में तो दो कोणों का जोड़ 90 होता है, ठीक है, और संपूरक में दो कोणों का जोड़ 180 होता है। तो यहाँ हमें संपूरक शो करना है, मीन्स हमें ये शो करना है कि इन दोनों का एडिशन जो है वो 180 है। तो ये हमें सिद्ध करना है कि और सी का जोड़ 180 है, संपूरक है।
अब देखो ये एक चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाला है, तो इसके चारों कोणों का जोड़ 360 के बराबर होगा। अब 360 के बराबर होगा, उसमें से हमें ये पता है कि ये भी 90 है, उसमें से हमें ये पता है कि ये भी 90 है और ये भी 90 है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। तो हमने क्या किया, ए की जगह और बी की जगह 90 रख दिया। 90 और 90 कितना आ गया, 180। 180 घटा में चला जाएगा, तो 360 में से 180 घटाएंगे, 180 बचेगा। और इस तरफ क्या बच गया, ओ और सी। और यही हमें सिद्ध करना था कि ओ और सी का जोड़ 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, दो स्पर्श रेखाएं टीपी तथा टीक्यू एक वृत्त पर खींची जाती है जिसका केंद्र ओ है, वृत्त का केंद्र। हमें क्या सिद्ध करना है, ये वाला जो कोण है ये इस कोण का दुगना है। हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण जो है इस वाले कोण का क्या है, दुगना है। ये सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी जो वृत्त के जो चैप्टर वाइज आपको नोट्स दिए थे उसमें करवा रखा है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल है बुक का। इसमें हम क्या करेंगे, हम इस कोण को थीटा मानेंगे। इस कोण को क्या मानेंगे, थीटा। तो पहला स्टेप वही लिखा है। फिर टीपी टीक्यू के बराबर है, क्योंकि बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब देखो, जब टीपी टीक्यू के बराबर है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, क्या कारण क्या होगा, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज TPQ में, यानी इस त्रिभुज में TPQ, इन तीनों कोणों का जोड़ हम 180 के बराबर रखेंगे। तो हमने तीनों कोणों का जोड़ 180 के बराबर रख दिया। अब इसमें से देखो, हमने कहा कि ये दोनों कोण तो बराबर हैं, तो मैं इसकी जगह ये वाला लिख सकती हूँ या इसकी जगह ये वाला लिख सकती हूँ। तो मैंने क्या किया, TQP की जगह भी क्या लिख दिया, TPQ। तो ये तो TPQ है ही, और इसकी जगह भी मैंने TPQ लिख दिया क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो 2 बार TPQ आ जाएगा। और जो ये PTQ एंगल है इसको मैं दूसरी तरफ ले गई। अब PTQ को मैंने शुरू में थीटा माना था, तो मैंने यहाँ थीटा लिख दिया। अब 2 बार जब आपका TPQ जुड़ेगा, TPQ प्लस TPQ, तो क्या बन जाएगा, 2TPQ बन जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 2 गुणा हो रहा है, तो 2 दूसरी तरफ कहाँ चला जाएगा, भाग में। अब जब भाग में आया, इसका मतलब 180 2 के भी बटे, 180 के बटे में भी 2 है और थीटा के बटे में भी 2 है। तो 180 को 2 से भाग करेंगे तो 90 हो जाएगा, और ये थीटा बटा 2 हो जाएगा। ये हम आ गई हमारी एक समीकरण 3। अब आपको पता है कि ये जो OP है ये इस स्पर्श रेखा के साथ 90 का कोण बनाती है। इसका मतलब ये पूरा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा कोण 90 का होगा। और इसमें कितने कोण आ रहे हैं, 2 कोण आ रहे हैं। एक ये वाला कोण आ रहा है और एक ये छोटे वाला कोण आ रहा है। तो पहले हमने लिखा कि OPT जो है वो 90 के बराबर होगा। अब OPT 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक तो OPQ और एक TPQ। इन दोनों को जोड़ेंगे जब, OPQ तो हमें पता नहीं है, पर TPQ अभी अभी हमने लिखा कि 90 माइनस थीटा बटा 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाओ तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। 90 से 90 कट जाएगा, तो OPQ आ गया थीटा बटा 2। तिरछी गुणा करोगे तो 2 इस तरफ चला जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ OPQ बराबर थीटा। अब थीटा हमने किसको माना था, थीटा हमने माना था PTQ को। तो थीटा की जगह मैंने PTQ लिख दिया, और यही हमें सिद्ध करना था। केस स्टडी के क्वेश्चन में बेटा आप स्टेटमेंट बुक में से ही, मतलब अपने सैम्पल पेपर में से पढ़ लेना कि एक लाइट हाउस दिया हुआ है, गार्ड है, वो एक नाव को देखता है लाइट हाउस की तरफ आते हुए, ठीक है। तो जब ऊपर से गार्ड नीचे को देख रहा है तो कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण हमेशा पहले एक क्षैतिज रेखा खींचिए, यहाँ बनेगा, ठीक है। और हमें अवनमन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये कोण 30 का है, तो अब ये Z बनेगा। ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी आपस में, ये और ये, तो ये भी कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। ये भी कितना आ गया, 30। तो फर्स्ट पार्ट है, चित्र बनाओ और नाव की दूरी ज्ञात करो टावर के
पाद से यानी बॉटम से। तो अब ये एक समकोण त्रिभुज है। पहले तो ये वाला कोण बाहर था ना, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। इसमें ये अवनमन कोण था 30 का, तो फिर अब ये वाला कोण भी 30 का आ जाएगा। और हमें लाइट हाउस की या इस टावर की जो लंबाई है, ऊंचाई है, वो दी हुई है 240 मीटर। तो हमने चित्र बना दिया। अब हमें क्या करना है, बी से सी की दूरी निकालनी है। तो जहाँ कोण बनता है वो आपका आधार होता है, तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूस। ये दिया है, ये निकालना है P बटा B। tan 30 के बराबर होगा। P है AB, ये है BC, यहाँ हमने रख दिया। अब क्या हुआ, यहाँ से जब आपने तिरछी गुणा करी तो BC आपका आ गया 240√3 के बराबर। यानी ये पूरी जो दूरी है वो कितनी है आपकी, 240√3 मीटर। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट में क्या बोला, 10 मिनट बाद गार्ड ने नाव को टावर की ओर आते देखा और एक अलार्म बजाया। और अब जो दूरी है नाव की वो टावर से 240 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर कम हो गई है। पहले नाव यहाँ थी, गार्ड ने यहाँ से देखा तो ये अवनमन कोण था। ठीक है। अब क्या हुआ, 10 मिनट के बाद गार्ड ने देखा कि वो बोट तो आगे आ गई है, मान लो इस बिंदु पर आ गई है। ठीक है। अब ये नई स्थिति है, अब नाव यहाँ पहुंच गई है डी बिंदु पर। तो अब हमें क्या करना है, एक तो हमें ये बताना है कितनी दूरी रह गई है, ये वाली दूरी बतानी है, और हमें नया अवनमन कोण निकालना है। ये वाला कोण 30 था ना, अब जब नाव दूसरे बिंदु पर पहुंच गई है तो अब तो कोण क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो अब यहाँ से वो गार्ड यहाँ देखेगा ना, तो कोण तो इतना सारा हो गया तो बढ़ जाएगा। तो अब हमें नया अवनमन कोण भी निकालना है और हमें बी से डी की दूरी भी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो उसने बोला कि जो टावर से जो दूरी है ना अब नाव की, वो 240√3 - 1 कम हो गई है। जब अगर इतनी दूरी कम हो गई है, इसका मतलब सी से डी की जो दूरी है वो 240√3 - 1 मीटर है। क्योंकि इतनी ही दूरी तो तय की होगी नाव ने यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी तय की होगी उतनी ही तो दूरी कम होगी। 4 मीटर तय की होती तो 4 मीटर कम हो जाती। 5 मीटर तय किया है तो दूरी जो है, कुल दूरी जो है वो 5 मीटर कम हो जाएगी, क्योंकि उतनी तय कर ली। तो इसका मतलब सी से डी की दूरी हमारी 240√3 - 1 है। हमें निकालना क्या है, BD। तो BD हम कैसे निकालेंगे, नया अवनमन कोण निकालने के लिए पहले हमें बी से डी की दूरी पता होनी चाहिए। ठीक है। नया अवनमन कोण तभी निकलेगा जब हमें बी से डी की दूरी पता हो। तो बी से डी की दूरी कैसे निकलेगी, देखो ये पूरा तो है 240√3, बी से सी तो है 240√3 और सी से डी कितना है 240 ब्रैकेट में √3 - 1। अब देखो ये है सी, ये है बी, ये है डी। हमें निकालना है बी से डी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में से अगर मैं ये हटा दूं, ये हटा दिया मैंने, तो सिर्फ BD बच जाएगा ना, BD तो हमें निकालना है। तो हम इस पूरा क्या था, BC में से CD घटा देंगे तो हमारे पास BD बच जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस का बन जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, और अगले वाला प्लस का बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कट गया। इसका मतलब B से D की दूरी है 240। अब नया अवनमन कोण कैसे निकलेगा, ये देखो। पहले क्या हुआ था, पहले ऐसे था और ये यहाँ पर गार्ड खड़ा था, पहले यहाँ नाव थी तो कोण आपका 30 डिग्री का था। अब नाव पहुंच गई डी बिंदु पर, तो मान लो अब नाव पहुंच गई, ये आपका डी बिंदु है। ठीक है, ये बी है और ये ए है। अब जब नाव यहाँ पहुंच गई तो गार्ड यहाँ देखेगा, ये आपकी क्षैतिज रेखा होगी। नया अवनमन कोण कौन सा होगा, ये थीटा। हमें नहीं पता कितना हमें निकालना है, ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अब हमने BD क्यों निकाला, क्योंकि अगर मुझे ये पता है और ये भी पता है तो मैं थीटा आराम से निकाल सकती हूँ। P बटा B, BD हमारा 240 आया और ये टावर की ऊंचाई भी 240 दी हुई थी। देखो ये आकृति है आपकी,
तो अब इसमें P बटा B बराबर tan थीटा रखोगे। अब 240 से 240 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो tan थीटा आपका 1 कब होता है? tan 45 पर होता है। इसका मतलब थीटा आ गया आपका 45, तो नया अवनमन कोण है 45। दूसरे केस स्टडी क्वेश्चन में पुशअप्स के बारे में बताया है कि एक लड़का नितेश है, वो पहले दिन 3000 पुशअप करता है और हर दिन उसकी जो है ना पुशअप्स में 5 की संख्या बढ़ जाती है। यानी अगर आज उसने 3000 किए हैं तो कल वो 3005 करेगा, फिर 3010 करेगा, 3015 करेगा, ऐसे करता रहेगा। डेली डेली उसकी 5-5 जो है पुशअप्स बढ़ जाएंगी। तो हमें क्वेश्चन पढ़ने से पता लग गया कि ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, क्योंकि सारवंतर बराबर हो गया। डेली डेली 5 ही तो बढ़ रही हैं। उसने क्या किया, उसने 3900 का टारगेट रखा है कि मुझे ना 3900 पुशअप्स मारनी है एक दिन में, ये मेरा टारगेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तो AP बनाओ और उसे कितने दिन अभ्यास करने की ज़रूरत है कि उसका टारगेट जो उसका लक्ष्य है वो अचीव हो जाए। ठीक है, उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है कि 3900 पुशअप्स कर सके वो एक दिन में। फिलहाल वो 3000 कर पा रहा है और डेली उसकी 5-5 पुशअप्स बढ़ जाएगी। तो हमें बताना है कि कितने दिन उसको अभ्यास करने पड़ेंगे कि वो 3900 पुशअप्स एक दिन में कर पाए। तो देखो 3000, पहले दिन 3000, फिर 3005, फिर 3010 से 3900। ए हो गया 3000, डी हो गया 5, AN। पहले हम निकालेंगे पदों की संख्या। तो जब आपने निकाला, यहाँ से 3000 मैं दूसरी तरफ ले गई, माइनस हो गया, 5 को n से मल्टीप्लाई किया, 5n माइनस 5, यहाँ आया 900, -5 दूसरी ओर गया, +5 हो गया, तो 900 + 5 905, और यहाँ 5 गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ भाग होगा तो 181। देखो ये पहले दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन। पहले दिन उसने 3000 पुशअप्स की, दूसरे दिन उसने 3005 की, तीसरे दिन उसने 3010 की, ऐसे ऐसे 181वें दिन वो 3900 पुशअप्स कर पाएगा ना। 181वें दिन वो कर लेगा 3900 पुशअप। पर उसने हमसे पूछा है कि उसको कितने दिन अभ्यास करने की ज़रूरत है कि उसको लक्ष्य प्राप्त हो जाए। तो लक्ष्य तो उसको 181वें दिन प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब उसने प्रैक्टिस तो 180 दिन की ना, अभ्यास तो उसने, हम एक दिन कम काउंट करेंगे क्योंकि 181वें दिन तो उसको लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो वो तो गिनना नहीं है। तो उसको अभ्यास कितने दिन करना पड़ेगा? 180 दिन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर 180 होगा फाइनल, ना कि 181। अगर प्रश्न होता कि उसको कौन से दिन लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, तो आंसर होता है 181वें दिन। उसने पूछा है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसको कितने दिन अभ्यास करना पड़ेगा, तो यानी 181वें दिन तो उसको लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो उससे एक दिन कम तक अभ्यास करना पड़ेगा ना। सेकंड क्या बोला है कि नितेश द्वारा उस दिन तक किए गए पुशअप्स के कुल संख्या ज्ञात करो। कुल संख्या यानी योग। तो देखो 3000, 3005 से 3900 तक। अब ये कुल पद कितने हैं? 181 पद हैं, तो n/2 A + L। एक ये फॉर्मूला भी लिखवाया था मैंने, ये नहीं भी याद रहता, अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करोगे इसमें, n/2 2A + n-1D, तब भी आपका आंसर सही आएगा। n की जगह आप 181 रखोगे क्योंकि कुल पद ये 181 हैं। अब ए है आपका 3000, तो 3000 × 2 6000 हो जाएगा। 181 में से 1 घटाओगे 180, और अंतर कितने का था? 5 का। तो फिर आप क्या करोगे, इसको और इसको काट नहीं सकते, 0 5 8 40 900। अब आप 6900 इन दोनों को कट कर दो और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, तब भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पद भी पता है कितने हैं, पर AP की पहली संख्या पता है और AP की लास्ट संख्या पता है, तो हम ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं योग निकालने के लिए। आपको ये नहीं भी याद रहता तो बेटा ये तो याद है, इसको यूज़ करोगे तब भी यही आएगा। तो अब आपका CBSE का पूरा सैम्पल पेपर हो चुका है।